क्या आप माया कैलेंडर के सभी सोफिस्टिकेटेड पहलुओं के बारे में बात कर सकते हैं जो उन्होंने डेवलप किए थे? क्या आपके पास और 5 घंटे हैं? जी बिल्कुल। मैं मजाक कर रहा हूं। और मुझे यहाँ पर यह भी बताना चाहिए कि आपने मुझे 2024 का माया कैलेंडर भी दिया। हाँ, मैं ये सिर्फ ये दिखाने के लिए करता हूं कि वह कैलेंडर सिस्टम एवरग्रीन है। वह भविष्य या अतीत में अरबों सालों तक जा सकता है। जो सिस्टम उन्होंने बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हमारा सिस्टम है। तो क्या आप इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं? जैसे कि ज़ोल्किन, हाब और लॉन्ग काउंट? ये कैलेंडर के कौन से रोचक पहलू हैं? ये दिलचस्प है कि वे कितने जुनूनी थे। वे सच में गणित के दीवाने थे। उनके लिए सिर्फ एक साइकिल बनाना समय को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके पास बहुत सारी साइकिल्स थीं, जो एक दूसरे में इस तरह इंटरलॉक होती थीं, जैसे किसी मशीन के कॉग्स। हालांकि उन्होंने कभी इसे ऐसे नहीं सोचा कि आ, सॉल्किन उनका सबसे पुराना कैलेंडर है, और वही आज भी हम देख सकते हैं। लाखों माया लोग अपनी जिंदगी 260 दिनों के हिसाब से जी रहे हैं। इसमें न तो हफ्ते हैं, न ही महीने। बस 13 नंबर होते हैं, जो 20 दिन के नामों के साथ मिलकर 260 दिन बनाते हैं, और फिर यह वापस से शुरू हो जाता है। और हाईलैंड्स में हर कोई जानता है कि उनका जन्मदिन उस कैलेंडर में क्या है, और ये उनके पर्सनालिटी के बारे में बताता है, साथ ही उनके करने वाले काम के बारे में भी बताता है। उन दिनों में हर एक का अपना स्पिरिट होता है, और उन दिनों में क्या होना चाहिए यह भी बताता है। माया लोग इन्हें कलेक्टिवली मॉम, यानी ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर स्पिरिट्स कहते हैं। वे हर एक दिन से बात करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब एक 8,000 लोगों का एक एसोसिएशन है, जिन्हें एक्की कहा जाता है, जो डे कीपर्स होते हैं और दिन को रखते हैं। और वे लगभग कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जैसे होते हैं। लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी जिंदगी उलझी हुई है, क्या गलत हो रहा है? तो वे कहते हैं, चलो मॉम से पूछते हैं। तो लगता है कि तुम ये काम नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हें अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए था, तुम्हें मिडवाइफ होना चाहिए था, तुम अपनी जिंदगी गलत जी रहे हो, तुम कीब हो, तुम्हें कीब जैसे इंसान की तरह अपना जीवन जीना चाहिए, तुम्हें अपनी दिशा को सही करना होगा। तो जिस दिन आप पैदा हुए, उस दिन का क्या मतलब होता है? मतलब उस दिन जो स्पिरिट होती है, वो क्या दर्शाती है? अच्छा, जैसे मैं कीब हूं, मैं 13 कीब हूं, और ये जो लिखा है, ये बहुत ही सही लगता है। मेरा तो ऐसा है कि मैं एक गैर जिम्मेदार पति और पिता हूं, लेकिन लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मेरा परिवार फिर भी समृद्ध रहता है। हे भगवान, ये सच में बहुत एक्यूरेट है, जैसे पूरी तरह से मेरी जिंदगी को बयान कर दिया गया हो। मेरा मतलब है, कुछ तो चिकन एंड एग जैसा है। अगर आप सच में मानते हो, तो अगर आपने समाज को इस तरह से ढाला है कि ये कैलेंडर सच में पवित्र है, तो ऐसा होता है कि आप बहुत सारी बातें मैनिफेस्ट करते हो, और वो स्पिरिट अपने आप उस दिन पैदा हुए लोगों के जीवन में दिखने लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये दिलचस्प है। और माया लोग इस सिस्टम को सच में महसूस करते हैं। तो यही मूल सिस्टम है। ये 260 दिन वाला कैलेंडर ऐसा पहला कैलेंडर था जो उन्होंने हजारों साल पहले बनाया था, और यही आज भी सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे आप ये बताएं कि बस 260 दिन ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई कारण है? आज ज्यादातर माया लोग इस बात से सहमत हैं। कौन जानता है कि हजारों साल पहले इसके मूल निर्माणकर्ताओं के दिमाग में क्या चल रहा था। पर एक्चुअल में ये 9 महीने होते हैं, जो इंसान का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। तो अगर तुमने 13 मंकी के दिन कंसीव किया था, तो चांस है कि तुम्हारा बच्चा 13 मंकी के आसपास या उसी दिन पैदा हो सकता है। और मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब है, अगर ये सही है, तो इसका मतलब है कि माया और मेसोअमेरिका के लोग इसे सब मिलकर शेयर करेंगे। जब उन्होंने सोचा था, हमें ऐसा टाइम का हिसाब चाहिए जो हमारे लिए हो, तो उन्होंने आसमान की तरफ नहीं, बल्कि अपने शरीर की तरफ देखा। वे यह जानना चाहते थे कि हम इंसान के रूप में कौन सी पहली साइकिल से गुजरते हैं, और फिर उन्होंने यह 9 महीने वाली साइकिल चुनी, क्योंकि यह सच में हमारे जीवन की साइकिल है। और आप शायद जानते होंगे, दुनिया के किसी और कल्चर ने अपने कैलेंडर को इस तरह बनाने के लिए बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा। अच्छा, तो वो सबसे पुराना और सबसे पवित्र है जो आज तक चलता आ रहा है। तो अब दूसरा क्या है? हॉब सोलर कैलेंडर है, वही कैलेंडर जो आखिरकार पूरी दुनिया में सभी ने अपनाया। हम जानते हैं कि यह दूसरा है, क्योंकि जब वो इसके बारे में बात करते हैं, तो वो 261 वाले सारे सिंबल्स और नंबर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, अब हमें एक सोलर कैलेंडर भी चाहिए। चलो 105 दिन और गिनते हैं, और फिर हम 365 तक पहुंच जाएंगे। ओह! दिलचस्प। वे वही पैटर्न अपनाते हैं, समझा, समझा।
ये बहुत उपयोगी है क्योंकि इसके जरिए वे एग्रीकल्चर और रिसर्च जैसी चीजों को समझने में मदद करते थे। बिल्कुल, पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी लीप ईयर नहीं डाला। हॉब को वेग ईयर भी कहा जाता है क्योंकि ये बस 365 दिन का ही होता है। इसका मतलब है कि हर साल वे एक चौथाई दिन से पीछे रहते हैं और धीरे धीरे यह फर्क बढ़ता जाता है। दरअसल यह आजकल के समय में भी समस्याएं पैदा कर चुका है। इस कैलेंडर में मैं बस 1000 साल पुराना सीधा हिसाब लगा रहा हूं, इसलिए मैं सोलर ईयर की शुरुआत कुछ माया ग्रुप्स की तुलना में थोड़े अलग तरीके से करता हूं, क्योंकि हर समूह का अपना तरीका था और हर एक का अलग दृष्टिकोण था। खासकर ग्वाटेमाला के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के लोग, वो मुझे गलत ईमेल्स भेजते हैं, कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि यह साल का कौन सा वक्त है। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने 1950 में इसे बदल दिया, क्योंकि उनका एग्रीकल्चरल साइकिल काफी पीछे चला गया था, तो उन्होंने इसे 60 दिन पीछे कर दिया ताकि फिर से स्प्रिंग सीजन में आ जाए। लेकिन ये फिर भी ड्रिफ्ट करता है, जो कि बिल्कुल ही अजीब है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल साइकिल के लिए अच्छा नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका अभी तक कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। तो ये है हॉब। और तो फिर लॉन्ग काउंट्स क्या है? लॉन्ग काउंट्स वो सच में रहस्यमयी और कूल हैं, क्योंकि ये दिन काउंट करने का सीधा तरीका है जो बाकी से अलग है। ये कुछ साइकिल्स की तरह है, जैसे हमारा हफ्ता एक साइकिल है, हमारा महीना एक साइकिल है। लेकिन ये अजीब है कि लॉन्ग काउंट सिस्टम में साल का अनुमान सिर्फ 360 दिन का होता है, जो कि हमारे वर्तमान कैलेंडर से थोड़ा छोटा है। तो ये सोलर ईयर से काफी गलत होता है। उससे बेस 20 में गिनते हैं, मतलब जैसे हम 10 में गिनते हैं, हम डेसिमल होते हैं, वो बेस 20 में गिनते हैं, जिसे कहते हैं बाजेसिमाल। तो ये ऐसे होना चाहिए जैसे हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000 होते हैं। वैसे ही उनके पास 1, 20, 400, 8000, 16,000 होते हैं। ये ऊपर जाता है जैसे हमारे 10, 100, 1000, 10,000 होते हैं। बस वह उनका 20 टाइम्स होता है। तो वह तीसरा चक्र, जिसमें उनके पास 20 दिनों के महीने होते हैं, और फिर उनके पास ऐसे साल होते हैं जो उनके गणना के हिसाब से 400 दिन के होने चाहिए, लेकिन वास्तव में सिर्फ 360 होते हैं, और इससे पूरी चीज उलट जाती है। फिर उनके पास 20 साल का एक पीरियड होता है और 400 साल का एक पीरियड होता है। उनके कैलेंडर के हिसाब से यह 400 साल होते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जब हम उसे गिनते हैं तो वह केवल 396 साल होते हैं। तो ये एक रहस्य है कि उन्होंने इसे क्यों बदला और साल को सिर्फ 360 दिन क्यों रखा। ये किसी भी एस्ट्रोनॉमी से मेल नहीं खाता। ये ह्यूमन साइकिल के अनुसार भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये दिलचस्प है कि वे बहुत लंबे समय के बारे में सोचने की दिशा में बढ़े। जैसे बकटून्स के पास 1,44,000 दिन होते हैं। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा। और एक बकटून्स 400 लॉन्ग काउंट के ईयर्स के बराबर होता है। तो ये हमारे मिलेनियम की तरह है। हमें लगता है कि मिलेनियम या सदी का पूरा होना एक बड़ा मौका होता है, बस इतना ही। लेकिन उनके पास 20 साल का एक खास समय होता है जिसे वे खातून कहते हैं, और फिर 400 बकटून होता है जो उनका सबसे बड़ा समय है। यह उनके लिए मिलेनियम जैसा होता है। और उनमें से 13 बकतून्स हमारे पहले निर्माण में हुए, जो हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माने जाते हैं। वो ये भी मानते हैं कि दुनिया के मल्टीपल क्रिएशंस हो चुके हैं। वो अकेले यह विचार नहीं रखते हैं। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस ये कहती हैं, लेकिन हम तकनीकी तौर पर फोर्थ क्रिएशन में हैं, और उनके उनके पास एक क्रिएशन की स्टोरी है जिसे पॉपल वू कहते हैं। और पॉपल वू बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि थर्ड क्रिएशन का अंत इन हीरोज की मदद से हुआ था, जिन्हें हीरो ट्विंस कहा जाता है। और फिर फोर्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है, और फिर माया मॉन्यूमेंट्स पर हम उन्हें लॉन्ग काउंट के जरिए कैलकुलेट करते हुए देखते हैं, और हम इसे बहुत सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्रिएशन की शुरुआत 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व को हुई थी। और ये नहीं कहते कि ये पहला दिन है, बल्कि ये कहते हैं कि ये थर्ड क्रिएशन के 13वें बख्तून का आखिरी दिन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक नए साइकिल की शुरुआत को दर्शाता है। और ये कि ये क्रिएशन जो है सिर्फ 13 बख्तून की होती है। ठीक है, तो ये चौथी क्रिएशन होगी और यही कैलेंडर की शुरुआत है। फोर्थ क्रिएशन। लेकिन अगर आप 3114 ईसा पूर्व से कैलकुलेट करें और 13 बख्तून आगे गिने, तो आप 2012 तक पहुंचते हैं, जो माया कैलेंडर के हिसाब से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। और इसी वजह से 2012 के बारे में जो बहुत चर्चित विचार है, जैसे कि वो दिसंबर में कुछ खास 21 होगा, दिसंबर 2012। दुनिया का अंत, राइट।
तो क्या आप इसे समझा सकते हैं? वह मेरे लिए बहुत फायदेमंद साल थे। मैंने देश भर में कई लेक्चर्स दिए। ये कुछ वैसा ही था जैसे गारेट मॉरिसन सैटरडे नाइट लाइव में दिखाते हैं। सच कहूं तो प्रलय ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है, लेकिन ये काफी दिलचस्प है। तो ये तकनीकी रूप से अब हम पांचवी रचना में होंगे। हाँ, टेक्निकली हम पांचवी क्रिएशन में होते। हालांकि मेरा मतलब यह था कि असल में अगर आप मेरी मैथमेटिक्स और कैलेंडर के सभी डेटा को देखें तो वे कभी ऐसा कुछ नहीं कहते। वास्तव में कुछ तारीखें हैं जो हमें बताती हैं कि चौथी रचना आगे जारी रहती है इस चीज पर कि उस पख्तून स्थान में 20 पख्तून होने चाहिए, जैसे उनकी गणना प्रणाली हमें इसके बारे में बताती है, न कि वो 13 हैं। और एक जगह है पालेंके में और एक जगह है ड्रेसडन कोडेक्स में और एक और जगह है जिसे मैं भूल रहा हूं, जिसे मैं 2012 के बाद वाले समय के बारे में बताऊंगा। तो ये कैसे होता है? ये एक संघर्ष है। क्या इसका मतलब ये है कि 13 इसका मूल है और ये 20 लंबा है? तो क्या इसका कुछ ओवरलैप होना चाहिए? वे संख्या 13 को बहुत पसंद करते थे। ये हर जगह दिखाई देती है और उनके लिए यह एक जादुई संख्या थी। मेरी व्याख्या, जिसे मैं मानता हूं कि पूरी तरह से ठोस नहीं है, लेकिन उनकी रचना कहानी में नायक जुड़वां के जादुई कारनामे तीसरे क्रिएशन के अंत में आ, तीसरे क्रिएशन के अंत में जादुई रीसेट बटन दबाते हैं और उन्होंने वहां पर अपने जादू के कारण समय को फिर से शुरू किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्राकृतिक बकटून चक्र को 13 होना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो समय में बहुत आगे या पीछे जाते हैं और जब भी उन्हें ऐसा करना होता है तो बख्तून से ज्यादा समय को मापा जाता है। इसके ऊपर एक बख्तून है, फिर कालाबा बख्तून है, फिर अलावा बख्तून है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये सब जैसे आप जानते हैं 1,60,000 साल तक होते हैं। समय के बहुत बड़े हिस्से होते हैं। जब भी वे लंबी अवधि की बात करते हैं तो वे इन सभी बढ़ते हुए हिस्सों में 13 को जोड़ देते हैं, यानी इन उच्चतम हिस्सों में। मुझे लगता है कि वे जो कह रहे हैं वह समय की कभी न खत्म होने वाली प्रकृति के बारे में एक गूढ़ बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वे हमें उन ग्रंथों में यही बता रहे हैं कि समय जादुई रूप से हमेशा चलता रहता है। लेकिन फिर भी उनके पास यह धारणा थी कि समय पहले कभी अनंत नहीं था, है ना? उनका मानना था कि इससे पहले अन्य सभ्यताएं थीं और यह चौथी रचना है। यह चौथी रचना है और भगवान ने सबको बनाया। पहले लोग मिट्टी से बने थे और वो पिघल गए। दूसरे लोग लकड़ी से बने थे, लेकिन वो जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। तीसरे लोग हमारे जैसे थे, लेकिन किसी और तरह से दोषपूर्ण थे। और फिर हम आखिरकार देवताओं और मकई के खून से बने हैं। हम मक्के से बने हैं, तो हम परिपूर्ण हैं। और जिस तरह से कि ये हमें समझाता है, जैसे कि पोपोल वह करता है, और इस बार हम बिल्कुल सही तरीके से बने हैं। और अब इस क्रिएशन के लिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इसका एक निर्धारित समय सीमा है। एक अजीब बात यह है कि एज़टेक, जिनसे हम कांटेक्ट में बहुत बातचीत करते थे, उन्होंने हमारे पहले कई क्रिएशंस का विचार किया था, लेकिन उन्होंने स्पेनियों को यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि ये सभी क्रिएशंस एक ही समय अवधि में नहीं थीं। कुछ सृष्टियां 300 सालों के बीच में थीं, कुछ 700 सालों के बीच में, लेकिन वे सभी अलग अलग समय काल में थीं। हमारी गणितीय तर्क यह है कि अगर तीसरी क्रिएशन 13वीं थी, तो ये क्रिएशन भी तीसरी क्रिएशन होनी चाहिए या फिर 13वीं होनी चाहिए। लेकिन यह सीधे तौर पर उस बात के खिलाफ है जो एज़टेक्स ने हमें क्रिएशंस की प्रकृति के बारे में बताया। वे अलग अलग समय काल थे। आपको क्या लगता है कि पिछली रचनाओं का मिथक क्यों था? क्या उनके पास पूर्व सभ्यताओं की किसी प्रकार की लंबी बहुपीढ़ीगत स्मृति थी? ये माया सभ्यता के समय के दौरान शायद बाढ़ की कथाओं में कुछ गूंज हो सकती है। ये उसी तरह के प्रमुख मिथक हैं जो लंबे समय तक विकसित होकर विभिन्न सभ्यताओं में फैल जाते हैं। इस बारे में काफी अलग अलग विचार हैं। अगर वे सभी 13 थे, जैसा कि एजेटेक्स ने कहा, और हमारे पास 5 सृजन थे, और अगर हर सृजन 13 का ही हिस्सा होती,
यह लगभग 25,000 साल के आसपास पहुंचता है, जो कि प्रोसेशनल चक्र के बेहद करीब है। तो कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने इसे इस तरह से डिजाइन किया था ताकि यह विश्वों के चक्र की एक पूर्णता हो। और मैं इसे सच में मानता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन यह सुनने में तो अच्छा लगता है। ये इंटरनेट पर बहुत सारे हिट्स प्राप्त करने वाला है। एक चीज जो मुझे ऑब्वियसली हमेशा अचरज में डालती है वो है बाढ़ का रहस्य। मिथक लगभग सभी समाजों और धर्मों का हिस्सा होता है। मुझे लगता है कि वह काफी आसान है। यह हिम युग का अंत है, जब बाथटब फिर से भर गया। तो ये सिर्फ आइस एज बाथटब की फिर से फिल्मांकन है समुद्र फिर से भर रहे हैं। और वे इस बात को समझे बिना कि क्या हुआ, बस अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहे। हर कोई जानता है कि उनका प्यारा तटीय गांव पानी में डूब गया है और इसीलिए उन्हें ऊंची जमीन की तलाश करनी पड़ी। और जैसे लोग मौसम के बारे में बात करना पसंद करते हैं, वैसे ही कई पीढ़ियों से समुद्र का लेवल बढ़ने के कारण हर कोई मौसम की बात कर रहा था। और फिर वह कहानी चली। हम यहाँ क्यों रहते हैं दादाजी? खैर, हम पहले वहां रहते थे, लेकिन फिर पानी आ गया। और फिर कई दादाओं के बाद ये बात बस हर विचार में फैल जाती है। ये पौराणिक कथाएं बन जाती हैं, लेकिन वैश्विक पौराणिक कथाएं। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मेरे पास एक ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बाढ़ की कहानी लगभग निश्चित रूप से समुद्र स्तर में बढ़त है। तो ये विचार कि हर दिन एक आत्मा का अ, अ, प्रतिनिधित्व करता है, उसे वहन करता है, ये आधुनिक समय में एस्ट्रोलॉजी जैसा है। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी को शायद थोड़ा अवैज्ञानिक और थोड़ा झूठा मानते हैं। उनका अपना विश्वास है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज्ञान है? मायन कैलेंडर के अपने ज्ञान और पढ़ाई से क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे दुनिया के एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ज्ञान है? मुझे नहीं पता। आप जानते हैं, मेरे अंदर एक अजीबोगरीब चीज है। मेरा मतलब, मैं उस चीज पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं ऐसा कोई बायोलॉजिकल या साइंटिफिक कारण नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों सच होगा। और जब आप इसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं, मेरा मतलब है, क्या सच में, क्या यह सही है कि स्कॉर्पियो राशि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मूडी होता है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये वस्तुनिष्ठ रूप से बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन यह मजेदार है कि अक्सर ये माया राशिफल बेहतर शब्द की कमी के कारण निशाने पर लग जाते हैं। एक छात्र था जिसने उस ऐप के साथ लगभग 300 लोगों का सर्वे किया जिसे मैंने बनाया था, और उनसे उनके ग्रीक साइन और माया साइन के बारे में पूछा। और उनके टर्म पेपर के लिए उनका निष्कर्ष ये था कि माया वाले बहुत बेहतर काम कर रहे थे। जो दिलचस्प है, कम से कम वह मजेदार है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मैं विश्वास करने के लिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हूं। मेरे पास साइंस का कोई ठोस फाउंडेशन नहीं है जो हमें इस पर विश्वास करने की इजाजत दे सके कि जिस महीने में हम एक चक्र में पैदा हुए हैं, वह हमारे पर्सनैलिटी और हमारी किस्मत को निर्धारित करता है। मैं आपसे सहमत हूं। इसके बावजूद हमारे चारों ओर बहुत सारा रहस्य है। और मैं जो करता हूं वह उस विनम्रता को प्रदान करता है जो वर्ल्ड व्यू के साथ आती है। आप इसे आध्यात्मिक दुनिया कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया जिसे हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और फिर आप सोच सकते हैं कि उस दुनिया में क्या ज्ञान है। और फिर आप इसे समझने के लिए सभी प्रकार की प्रणालियां बना सकते हैं। और फिर वही मानव अहंकार आ सकता है। लेकिन ये अच्छा है कि हम कितना कम जानते हैं, ये जानकर विनम्र होना चाहिए। मुझे दुनिया के रहस्य बहुत पसंद हैं और मैं एक प्राचीन सभ्यता को खोजना चाहूंगा। ऐसी सभ्यता जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, लेकिन मैं दुनिया के रहस्यों को सुलझाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि वे जीवन को जीने लायक बनाने वाली चीजों में से एक हैं। ये सच है।